हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है रीट लेवल 2 साइंस एंड मैथ रसायन विज्ञान में एक टॉपिक दिया गया है नाइट्रोजन चक्र। वैसे तो ये टॉपिक बायोलॉजी का टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र, पर फिर भी इसे केमिस्ट्री के सिलेबस में डाला गया रीट के अंदर, तो इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन चक्र को। तो नाइट्रोजन चक्र है क्या? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन चक्र क्या है। वायुमंडल में, ये मान ले वायुमंडल है, वायुमंडल में जो पाई जाने वाली नाइट्रोजन है वो पृथ्वी पर विभिन्न जीवों से होती हुई वापस वायुमंडल में ही आ जाती है। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन पृथ्वी के विभिन्न जीवों से होती हुई वापस वायुमंडल तक ही पहुंच जाती है। यह जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है नाइट्रोजन चक्र। अब ये जो नाइट्रोजन है ये जीवों में कैसे पहुंचती है, सबसे पहली बात हम ये करेंगे। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो कि लगभग 78% है वायुमंडलीय नाइट्रोजन। अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो पौधे स्वतंत्र रूप से ग्रहण नहीं कर पाते, यानी पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में ग्रहण नहीं कर पाते। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रेट अथवा अमोनियम लवणों के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट, नाइट्राइट अथवा अमोनियम लवण, NO2- यानी नाइट्राइट, NO3- यानी नाइट्रेट और NH4+ यानी अमोनियम लवण। तो पौधे जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पहले NO2-, NO3- और NH4+ में बदलना ज़रूरी होता है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्राइट, नाइट्रेट अथवा अमोनियम लवणों में परिवर्तन ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो नाइट्रोजन का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का NO2-, NO3- और NH4+ में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो सबसे पहली बात, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्राइट, नाइट्रेट अथवा अमोनियम लवणों में परिवर्तन नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों जरूरी है? क्योंकि पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्वतंत्र रूप से ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए नाइट्रोजन का नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनियम लवणों में बदलना यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण आवश्यक होता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण 3 प्रकार का होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पूरा देखिएगा इसको। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन कौन सा? एक तो जैविक यानी जीवों द्वारा, एक अजैविक यानी जिसमें जीवों का योगदान नहीं होता, प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे वायुमंडल की नाइट्रोजन अपने आप नाइट्राइट, नाइट्रेट अथवा अमोनियम लवणों में बदल जाती है। और तीसरा औद्योगिक यानी उद्योगों में भी नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रेट अथवा अमोनियम लवणों में बदला जाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण 3 प्रकार का होता है, जैविक, अजैविक और औद्योगिक। सबसे पहली बात करें हम जैविक की। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीव भाग लेते हैं, सूक्ष्म जीव, मुख्यतः सूक्ष्म जीव। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को भी आगे हम बांटते हैं, जिसमें वायवीय जीवाणु भी भाग लेते हैं, वायवीय जीवाणु, अवायवीय जीवाणु भी भाग लेते हैं, वायवीय जीवाणु, अवायवीय जीवाणु और नीलहरित शैवाल भी इसमें भाग लेते हैं, नीलहरित शैवाल। इसके अलावा कुछ सहजीवी जीवाणु भी हैं जो इसमें भाग लेते हैं, सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है राइजोबियम। राइजोबियम
जो कि लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में पाया जाता है, मटर जैसे पादपों की जड़ों में पाया जाता है, ये पादप से अपना पोषण लेता है और उसे बदले में नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजनिक स्थिरीकरण का सबसे बढ़िया उदाहरण है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उदाहरण राइजोबियम सहजीवी जीवाणु है। नीलहरित शैवालों में देखेंगे तो नोस्टोक और एनाबीना, नोस्टोक और एनाबीना नोट करवा दूंगा मैं अलग से। नीलहरित शैवाल, नोस्टोक और एनाबीना। अवायवीय जीवाणु में देखेंगे तो क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम अवायवीय जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। वायवीय जीवाणु में एज़ेटोबैक्टर, एज़ेटोबैक्टर वायवीय जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। तो नीलहरित शैवाल हो गए नोस्टोक और एनाबीना, वायवीय में एज़ेटोबैक्टर, अवायवीय में क्लोस्ट्रीडियम और सहजीवी में राइजोबियम। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो बिजली चमकने से, विद्युत बिजली चमकने से तड़ित झंझा, तड़ित झंझा बिजली चमकने से, आकाशीय विद्युत या बिजली कहते हैं हम, आकाशीय विद्युत या बिजली तड़ित झंझा यानी बिजली चमकने से अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उद्योगों में भी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला जाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो थी वो मुख्यतः नाइट्राइट या नाइट्रेट लवणों में, इसके अलावा कुछ अमोनियम लवण भी यहाँ बनते हैं तो NH4+ भी हम लिख देते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ नाइट्राइट अथवा नाइट्रेट लवणों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा NO2- NO3- या NH4+ में बदल जाती है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनियम लवणों में परिवर्तन ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब ये जो नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनियम लवण हैं ये पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ये पादपों में पहुंच जाते हैं। ये ग्रहण कर लिए किसने? पादप ने, जड़ों के द्वारा पादपों में पहुंच गए और पादपों में नाइट्राइट, नाइट्रेट या NH4+ जब पहुंचता है तो उसका स्वांगीकरण हो जाता है, उसका स्वांगीकरण हो जाता है और स्वांगीकरण से ये यौगिक अमोनिया में बदल जाते हैं, अमोनिया में बदल जाते हैं। अब स्वांगीकरण क्या है देखो, पादपों में नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनियम लवण का जब अपचयन होता है तो अमोनिया बनती है। ये अमोनिया जो है पादपों के अंदर प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है, यही प्रोसेस स्वांगीकरण कहलाती है, स्वांगीकरण। तो नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनियम लवण जब पादपों में पहुंचते हैं तो उनका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण में क्या होता है, इनके अपचयन से अमोनिया बनती है और अमोनिया आगे प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है और यह पूरी प्रोसेस जो है स्वांगीकरण कहलाती है। अब पादपों से हम लोग पोषण प्राप्त करते हैं तो ये जो नाइट्रोजन के यौगिक थे ये जंतुओं में आ जाते हैं। तो इस प्रकार पादपों से ये नाइट्रोजन के यौगिक कहाँ पहुँच गए? जंतुओं में। पादपों से ये नाइट्रोजन के यौगिक जो होते हैं जंतुओं में पहुँच जाते हैं। अब क्या होगा, पादपों की मृत्यु होगी या जंतुओं की मृत्यु होगी या जो उनके अपशिष्ट होंगे, पादपों की मृत्यु होगी या जंतुओं की मृत्यु होगी या उनके जो अपशिष्ट होंगे, यानी हम कह दें दोनों के ही मृत अथवा अपशिष्ट, मृत अथवा अपशिष्ट भाग, मृत अथवा अपशिष्ट भाग जो होते हैं वो वापिस उनका धीरे धीरे विघटन होने लगता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा और ये अमोनिया यहाँ वापिस मुक्त हो जाती है। जो अमोनिया प्रोटीन में बदली थी वो अमोनिया
मृत एवं अपशिष्ट पदार्थों से वापस फ्री हो जाती है। प्रोटीन का वापस अमोनिया में बदलना अमोनीकरण कहलाता है। अमोनीकरण, तो मृत अथवा अपशिष्ट पदार्थों का अमोनीकरण होता है और वापस अमोनिया बन जाती है। और अमोनीकरण की क्रिया में जो जीवाणु भाग लेता है वो जीवाणु है बेसिलस वुल्गैरिस। बेसिलस वल्गैरिस या वुल्गैरिस, वल्गैरिस, बेसिलस वल्गैरिस। अमोनीकरण की क्रिया में जो जीवाणु भाग लेता है वो बेसिलस वल्गैरिस। अब अमोनीकरण है क्या? अमोनिया प्रोटीन में बदली थी, ये प्रोसेस स्वांगीकरण थी। अब जो पादपों या जंतुओं के मृत अथवा अपशिष्ट भाग हैं उनसे वापस अमोनिया बनती है, तो उनके मृत अथवा अपशिष्ट भागों के अपघटन से यानी प्रोटीन के अपघटन से वापस अमोनिया का मुक्त होना अमोनीकरण कहलाता है। और अमोनीकरण की क्रिया में जो जीवाणु भाग लेता है वो है बेसिलस वल्गैरिस। बेसिलस वल्गैरिस। अब अमोनिया का वापस नाइट्रीकरण होता है। अमोनिया का नाइट्रीकरण होता है और वो वापस नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट में बदल जाती है। अमोनिया का वापस क्या होगा? नाइट्रीकरण। अमोनिया का नाइट्रीकरण होगा। अमोनिया का होगा नाइट्रीकरण। अमोनिया को हुआ नाइट्रीकरण, तो वो वापस बदल गई किस में? NO2 माइनस या NO3 माइनस में। यहाँ से हम वापस भी दिखा सकते हैं, यूँ सीधा ही अमोनिया का नाइट्रीकरण हुआ, यहाँ से सीधा एरो लगा सकते हैं हम। तो अमोनिया के नाइट्रीकरण से वापस NO2 माइनस या NO3 माइनस में बदल जाती है, यानी नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदल जाती है। तो हम चाहें तो यहाँ से वापस एरो लगा सकते हैं और यहाँ दिखा सकते हैं नाइट्रीकरण। तो अमोनिया का वापस नाइट्रीकरण होता है और नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल जाती है। और नाइट्रीकरण की क्रिया में जो जीवाणु भाग लेता है वो है नाइट्रोबैक्टर या एक तो नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रीकरण की क्रिया में भाग लेने वाले जीवाणु, एक तो नाइट्रोबैक्टर और दूसरा नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास, ये दो जीवाणु नाइट्रीकरण की क्रिया में मुख्यतः भाग लेते हैं। अब नाइट्राइट या नाइट्रेट का विनाइट्रीकरण होता है और उसमें से विनाइट्रीकरण होता है उनका, यानी वापस नाइट्रोजन उनमें से मुक्त हो जाती है। विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, तो विनाइट्रीकरण के द्वारा वापस वायुमंडल में पहुंच जाती है नाइट्रोजन। और विनाइट्रीकरण करने वाला जो जीवाणु है वो है बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस या डीनाइट्रोफिकेंस, एक ही बात है, डीनाइट्रिफिकेंस या डीनाइट्रोफिकेंस। तो बेसिलस डीनाइट्रोफिकेंस ये इसका विनाइट्रीकरण करता है और वो नाइट्राइट या नाइट्रेट जो होते हैं वो वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल जाते हैं। इस प्रकार वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवों से होती हुई पुनः वायुमंडल में ही पहुंच जाती है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवों से होते हुए पुनः वायुमंडल में पहुंचना ही नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। एक बार फिर पूरी प्रोसेस क्लियर कर ले। वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन का नाइट्राइट या नाइट्रेट या अमोनियम लवणों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों जरूरी है? क्योंकि पौधे जो होते हैं वो स्वतंत्र नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के लवणों में बदलना जरूरी होता है। अब नाइट्रोजन के लवणों को पौधे ग्रहण कर लेते हैं और उन नाइट्रोजन के लवणों का फिर स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण से अंदर प्रोटीन बनता है, स्वांगीकरण से प्रोटीन बनता है। अब स्वांगीकरण है क्या? नाइट्राइट या नाइट्रेट लवणों के अपचयन से अमोनिया बनती है और अमोनिया आगे प्रोटीन में बदल जाती है। ये पूरी प्रोसेस स्वांगीकरण कहलाती है। और पौधे से हम भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात जंतु जो होते हैं वो पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं और वो नाइट्रोजन जो होती है वो जंतुओं में पहुंच जाती है। किस रूप में? भोजन के रूप में। तो यहाँ भोजन के रूप में
नाइट्रोजन जो थी वो जंतुओं में पहुंच गई। अब पादप की मृत्यु होगी, जंतुओं की मृत्यु होगी या उनके जो अपशिष्ट भाग होंगे, तो इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ अमोनिया प्रोटीन में बदली थी, तो यहाँ प्रोटीन बन गया था, इसमें भी प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है। अब जब ये मरेंगे तो वो प्रोटीन वापस अमोनिया में बदल जाएगा, और प्रोटीन का अमोनिया में बदलना यानी प्रोटीन से अमोनिया मुक्त होना अमोनीकरण कहलाता है। और अमोनीकरण की क्रिया में जो जीवाणु भाग लेता है वो है बेसिलस वल्गैरिस। अब अमोनिया से वापस नाइट्राइट या नाइट्रेट लवण बनते हैं, ये क्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। इसमें जो जीवाणु भाग लेते हैं वो नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट या नाइट्रेट लवणों से वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मुक्त होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। इसमें जो जीवाणु भाग लेता है वो है बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो ये था पूरा नाइट्रोजन चक्र। मेन घटनाएं ध्यान रखना। स्वांगीकरण क्या है, नाइट्राइट या नाइट्रेट लवणों के अपचयन से अमोनिया बनना और अमोनिया का प्रोटीन में बदलना स्वांगीकरण कहलाता है। अब यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, सहजीवी जीवाणु का उदाहरण राइजोबियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। मटर कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम सहजीवी जीवाणु है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण कर पौधों को उपलब्ध करवाता है और बदले में पौधे से भोजन लेता है। इसलिए इसे सहजीवी, जिसमें दोनों जीव साथ साथ रहते हैं एक दूसरे के लाभ के लिए, उन्हें हम सहजीवी के नाम से जानते हैं। उसके बाद अवायवीय जीवाणु, अवायवीय जीवाणु का जो उदाहरण है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम अवायवीय जीवाणु। अवायवीय जीवाणु का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लेता है तो क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम अवायवीय जीवाणु। उसके बाद आ गया वायवीय जीवाणु। वायवीय जीवाणु जो है वो एजेक्टोबैक्टर। वायवीय जीवाणु अगर आपसे पूछ लेता है वायवीय जीवाणु तो वो है एजेक्टोबैक्टर, एजेक्टोबैक्टर वायवीय जीवाणु, एजेक्टोबैक्टर। उसके बाद बच्चे नीलहरित शैवाल। अगर नीलहरित शैवाल पूछ लेता है आपसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन कौन से नीलहरित शैवाल भाग लेते हैं, तो ये हैं नोस्टोक और एनाबीना, नोस्टोक और एनाबीना, नोस्टोक और एनाबीना। नोस्टोक और एनाबीना, तो ये दो नीलहरित शैवाल हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनियम लवणों में बदलते हैं। तो ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहजीवी, अवायवीय, वायवीय और नीलहरित शैवाल के एग्जाम्पल आ गए। तो ये पूरा नाइट्रोजन चक्र था आपके सामने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, टॉपिक समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसमें टॉपिक जो हमारा अंतिम टॉपिक होगा ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस। रसायन विज्ञान का अंतिम टॉपिक कल रहेगा ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस। तो कल मिलते हैं नई वीडियो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस के साथ। थैंक यू।